सब्सक्राइब करिए हमारे चैनल टारगेट यूपी टेट सीटेट को और बेल आइकन को दबाइए। हेलो फ्रेंड्स, मैं रेनू स्वागत करती हूँ आप सभी भावी अध्यापक एवं अध्यापिकाओं का आपके अपने चैनल टारगेट यूपी टेट सीटेट में। दोस्तों, जैसा कि आप लोगों को पता है कि अब आप लोगों के पास समय बहुत ही कम बचा है और आप लोगों को एग्जाम में बहुत ही अच्छा करके आना है। तो इसके लिए आपको जो यहाँ पर हम इन वीडियोस में पढ़ा रहे हैं छोटे-छोटे क्वेश्चंस और जो आपके एग्जाम के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है और जो पिछले वर्षों में बार-बार पूछे गए हैं, उन सभी क्वेश्चंस का सुपर फास्ट रिवीजन करा रहे हैं इन वीडियोस में। तो आप प्लीज इन वीडियोस को देखिए। और आज का जो वीडियो है ये आपका सेकेंड पेपर प्रारंभिक शिक्षा के नवीन प्रयास से है और इसमें जितने भी अतलगुत्री क्वेश्चन है जो आपके एग्जाम में बार-बार पूछे गए उनको तो हम पढ़ेंगे ही। और अगर इन क्वेश्चंस को आप तैयार करते हैं तो इन क्वेश्चन से आपके बहुविकल्पी क्वेश्चंस भी सही होंगे, लघुत्तरी क्वेश्चन भी सही होंगे। तो आप ये मान के मत चलिए कि अगर हम अतलगुत्री क्वेश्चन को पढ़ रहे हैं तो केवल अतिलघुत्तरी क्वेश्चंस को ही तैयार कर रहे हैं। इससे भी आपके बहुत सारे बहुविकल्पी क्वेश्चंस भी तैयार हो रहे हैं और लघुत्तरी क्वेश्चन भी तैयार हो रहे हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 1 से। क्वेश्चन नंबर 1 है, बाल अधिकार कब और किसके द्वारा निर्धारित किए गए? तो दोस्तों, बाल अधिकार संयुक्त राष्ट्र संघ द्वारा 20 नवंबर 1989 को यानी कि 20 नवंबर 1989 को निर्धारित किए गए थे। तो याद रखिएगा आप लोग। इसके अलावा भारत सरकार ने बाल अधिकार की घोषणा कब की थी? भारत सरकार ने बाल अधिकार की घोषणा की थी यूएनओ के द्वारा जो चीजें कही गई थी, तो भारत ने 11 दिसंबर 1992 को अपनाया था। याद रखिएगा आप लोग। क्वेश्चन नंबर 2 है, शिक्षा अधिकार अधिनियम या शिक्षा का अधिकार अधिनियम की कोई दो विशेषताएं बताइए। तो आपको पता है जो शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009 में बना, 4 अगस्त 2009 में संसद में पारित हुआ। तो इसमें 6 से लेकर के 14 वर्ष तक के बालकों के लिए निःशुल्क एवं अनिवार्य शिक्षा की बात की गई और बालकों को शारीरिक मानसिक प्रताड़ना ना दी जाए, इसकी भी बात यहाँ पर कही गई है। और 1 अप्रैल 2010 से ये पूरे देश में लागू भी हो गया था। तो बहुत ही महत्वपूर्ण है, याद रखिएगा आप लोग। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 3 है, बाल शिक्षा अधिकार नियम के अंतर्गत क्या निजी ट्यूशन की छूट है? तो निजी ट्यूशन की छूट बिल्कुल नहीं है, आप लोग याद रखिएगा। क्वेश्चन नंबर 4 है, मैकाले द्वारा अपने विवरण पत्र में कौन सा ध्येय वाक्य लिखा गया है? तो एक अच्छे यूरोपीय पुस्तकालय की एक अलमारी का साहित्य भारत व अरब का संपूर्ण साहित्य के समान है। ठीक है, तो यहाँ पर दोस्तों कहा गया है कि एक अच्छे यूरोपीय पुस्तकालय की एक अलमारी में ही भारत और अरब का संपूर्ण साहित्य आ सकता है। कहने का मतलब ये है इनके कि जो यूरोप का पुस्तकालय की एक छोटी सी अलमारी है उसमें ही केवल भारत में जितनी पुस्तकें लिखी गई हैं, भारत का जो साहित्य है और अरब का जो संपूर्ण साहित्य है वो सिर्फ और सिर्फ एक अलमारी में आ सकता है यूरोपीय पुस्तकालय के। तो इस तरीके से इनके कहने का मतलब था कि जो यूरोप की पुस्तकें लिखी गई हैं, जो यूरोप का साहित्य है, जो अंग्रेजों द्वारा लिखी गई किताबें हैं, वो बहुत महान है और जो भारत और अरब में लिखी गई हैं वो सिर्फ एक अलमारी में ही आ सकती हैं यूरोपीय पुस्तकालय के। तो आप समझ सकते हैं कि किस तरीके से यहाँ पर यूरोपीय किताबों की बात की गई है, यूरोपीय साहित्य को बहुत बड़ा चढ़ा करके बताया गया है। क्वेश्चन नंबर 5 है, शिक्षा में छनाई या निस्यंदन सिद्धांत से आप क्या समझते हैं? सबसे पहले आपको ये जानना जरूरी है कि शिक्षा में छनाई या निस्यंदन का सिद्धांत दिया किसने था। आपको पता है किसने दिया था? लॉर्ड मैकाले ने दिया था। बहुत ही अच्छे से मैंने बताया है। लॉर्ड मैकाले ने अपना विवरण पत्र 2 फरवरी 1835 को प्रस्तुत किया था और इन्होंने क्या कहा था? समाज के उच्च वर्ग के मुट्ठी भर लोगों को जो शिक्षा दी जाए वह शिक्षा छन छन करके समाज के निचले वर्ग तक पहुंचे। जो समाज का जनसाधारण वर्ग है वहां तक छन छन करके समाज के उच्च वर्ग के मुट्ठी भर लोगों को शिक्षा दी जाए और वो शिक्षा छन छन करके समाज के जनसाधारण वर्ग तक पहुंचे। यह कथन था लॉर्ड मैकाले का। लॉर्ड मैकाले ने ही छन्नीकरण का सिद्धांत या छनाई का सिद्धांत दिया था। याद रखिएगा आप लोग, एग्जाम में बहुत बार पूछा है वो विकल्पी क्वेश्चन में भी। तो कुछ लोगों को शिक्षा देना ताकि वे अन्य जनसाधारण को शिक्षित कर सकें। तो ये इनकी शिक्षा नीति थी जिसे वुड के घोषणा पत्र, जब वुड का घोषणा पत्र आया 19 जुलाई 1854 को, तो इसमें इस बात को खारिज कर दिया गया कि केवल समाज के उच्च वर्ग के लोगों को शिक्षा दी जाए। क्वेश्चन नंबर 6 है, हंटर कमीशन द्वारा माध्यमिक शिक्षा के क्षेत्र में कौन सी आर्थिक प्रणाली लागू की जो आज भी प्रचलित है? तो अनुदान प्रणाली। क्वेश्चन नंबर 7 है, भारतीय शिक्षा को लॉर्ड कर्जन की किन्हीं 2 प्रमुख देनों का उल्लेख करिए। तो केंद्रीय शिक्षा विभाग की स्थापना
और भारतीय विश्वविद्यालय आयोग की स्थापना। आपको पता है कि 1901 में लॉर्ड कर्जन ने शिमला में शिक्षा सम्मेलन बुलाया था, याद रखिएगा आप लोग। क्वेश्चन नंबर 8 है, कोठारी आयोग की नियुक्ति का मुख्य उद्देश्य क्या था? तो कोठारी आयोग कब बना था? 1964 से लेकर के 1966 तक। 1964 याद रखिएगा, 14 जुलाई 1964 को ये बनाया गया था और इन्होंने 1966 तक शिक्षा के क्षेत्र में बहुत सारे सुझावों को दिया था और इसका उद्देश्य यही था कि शिक्षा के राष्ट्रीय स्वरूप व शिक्षा के समस्त स्तरों के संबंध में सिद्धांत व नीतियां बनाना। क्वेश्चन नंबर 9 है, नई शिक्षा नीति 1986 की किन्हीं दो प्रमुख विशेषताओं का वर्णन कीजिए। तो शैक्षिक अवसरों की समानता, यानी कि समाज के सभी वर्ग के लोगों तक शिक्षा समान रूप से पहुंचे, और केंद्र सरकार की भागीदारी, यानी कि शिक्षा में भी केंद्र सरकार की अत्यधिक भागीदारी की बात की गई। क्वेश्चन नंबर 10 है, प्रोफेसर यशपाल समिति किस प्रमुख समस्या के लिए गठित की गई थी? तो छात्रों का शैक्षिक बोझ कम करने, अधिगम स्तर को सुधारने, यानी कि पहला है बच्चों के शैक्षिक बोझ को कम करने, यानी कि बस्ते के बोझ को कम करने की बात की गई और अधिगम स्तर को सुधारने की बात की गई थी। प्रोफेसर यशपाल समिति 1992 में बनी थी, जिन्होंने 1993 में अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत की थी, मार्च 1992, याद रखिएगा आप लोग। क्वेश्चन नंबर 11 है, पी मोस्ट कार्यक्रम का मुख्य उद्देश्य क्या है? राष्ट्रीय शैक्षिक नीति 1986 की मूल संस्तुतियों से अवगत कराने के लिए पी मोस्ट कार्यक्रम बनाया गया था। क्वेश्चन नंबर 12 है, NPEGEL, यानी कि NPEGEL का फुल फॉर्म क्या है? नेशनल प्रोग्राम ऑफ एजुकेशन फॉर गर्ल्स एट एलिमेंट्री लेवल। इस कार्यक्रम का मुख्य उद्देश्य है शिक्षा से वंचित बालिकाओं के स्तर को सुधारना या शिक्षा से वंचित बालिकाओं को फिर से शिक्षित करना, उन्हें समाज की मुख्य धारा से जोड़ना, उन्हें काबिल बनाना, उन्हें रोजगार देना, यही मुख्य उद्देश्य था इस कार्यक्रम का, NPEGEL। इसका फुल फॉर्म याद रखिएगा। क्वेश्चन नंबर 13 है, राष्ट्रीय बाल श्रम परियोजना कब संचालित हुई तथा इसका लक्ष्य क्या है? दोस्तों ये क्वेश्चन आप लोगों के बहुविकल्पी में 2 बार पूछा जा चुका है। 2 बार बहुविकल्पी में आप देखिए, अति लघु उत्तरी में भी वही क्वेश्चन पूछा, इसीलिए मैं कह रही हूँ यहाँ पर आप इन क्वेश्चंस को पढ़ रहे हैं तो आप ये मत सोचिए कि केवल आप अति लघु उत्तरी क्वेश्चन को यहाँ पर तैयार कर रहे हैं। आप बहुविकल्पी क्वेश्चन की भी तैयारी कर रहे हैं, आप लघु उत्तरी क्वेश्चन की भी तैयारी कर रहे हैं और बहुत सारी चीजें मैं एक्स्ट्रा भी आप लोगों को बता रही हूँ, तो आपकी तैयारी, आपका रिविजन बहुत बहुत अच्छा हो जाएगा यहाँ से। तो राष्ट्रीय बाल श्रम परियोजना संचालित की गई थी 9वीं पंचवर्षीय योजना में, जो कि 9वीं पंचवर्षीय योजना कब से कब तक चली थी? 1997 से लेकर के 2002 तक ये चली थी। तो इसमें इसका लक्ष्य क्या था? लक्ष्य में बाल श्रमिकों का पुनर्वास व बाल श्रम की समस्या को दूर करने का लक्ष्य रखा गया था। क्वेश्चन नंबर 14 है, कस्तूरबा गांधी बालिका विद्यालय का संक्षिप्त परिचय दीजिए। तो कस्तूरबा गांधी बालिका विद्यालय जो कि आवासीय विद्यालय है, जिसमें 6 से लेकर के 8 तक की लड़कियों को शिक्षा दी जाती है, यानी कि 11 से लेकर के 14 वर्ष तक की आयु की लड़कियां इसमें पढ़ती हैं और यहीं पर ये रहती हैं, यहीं पर इनकी भोजन की व्यवस्था होती है। यहाँ पर इनको अगर किसी प्रकार से कोई दिक्कत है तो यहाँ पर फ्री चिकित्सकीय सुविधा, यानी कि मुफ्त में चिकित्सा की भी सुविधा सरकार ने दी है। इस तरीके से बालिकाओं की शिक्षा पर विशेष रूप से ध्यान दिया गया है और ऐसी बालिकाएं जो अनुसूचित जनजातियों से आती हैं, अनुसूचित जातियों से आती हैं या पिछड़े ब्लॉकों से आती हैं, तो उनके लिए कस्तूरबा गांधी बालिका विद्यालय बनाए गए हैं। हर एक विकास खंड में, जनपद के हर एक विकास खंड में आपको एक कस्तूरबा गांधी आवासीय बालिका विद्यालय मिल जाएगा। तो बहुत जरूरी है, याद रखिएगा आप लोग की 6 से 8 तक की बालिकाओं को ही शिक्षा दी जाती है कस्तूरबा गांधी बालिका विद्यालय में, जिनकी उम्र 11 से 14 वर्ष के बीच होती है। क्वेश्चन नंबर 15 है, DPEP परियोजना के कार्य लिखिए। तो प्राथमिक शिक्षा का विस्तार, विद्यालय में बच्चों का ठहराव। DPEP का फुल फॉर्म क्या है? डिस्ट्रिक्ट प्राइमरी एजुकेशन प्रोग्राम। डिस्ट्रिक्ट प्राइमरी एजुकेशन प्रोग्राम, जिला प्राथमिक शिक्षा कार्यक्रम। क्वेश्चन नंबर 16 है, समवर्ती सूची में दिए गए विषयों पर नीति एवं कानून बनाने का अधिकार किसका होता है? दोस्तों संविधान में 3 सूचियां हैं, समवर्ती सूची, राज्य सूची और केंद्र सूची। तो जो राज्य सूची होती है उस पर केवल राज्य सरकार कानून बनाती है, जो केंद्र सूची होती है उस पर केंद्र सरकार कानून बनाती है, और जो समवर्ती सूची होती है इस पर केंद्र सरकार भी कानून बनाती है और राज्य सरकारें भी कानून बनाती हैं। तो केंद्र और राज्य सरकारें दोनों इस पर कानून बनाती हैं। क्वेश्चन नंबर 17 है, भारत के एक पंथ निरपेक्ष राष्ट्र की घोषणा का उल्लेख कहां पर है? तो कहां पर है? 42वें संविधान संशोधन में। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 18 है, ईस्ट इंडिया के आज्ञा पत्र का पुनरावर्तन किसके द्वारा किया जाता था? तो कंपनी के आज्ञा पत्र का 20 वर्ष के पश्चात
ब्रिटिश पार्लियामेंट द्वारा पुनरावर्तन किया जाता था। क्वेश्चन नंबर 19 है, मैकाले शिक्षा द्वारा भारत में किस प्रकार का वर्ग तैयार करना चाहता था? ऑलरेडी आपको पता है कि लॉर्ड मैकाले शिक्षा द्वारा भारत में एक विशेष प्रकार का बाबू वर्ग तैयार करना चाहता था, जो उसके बिल्कुल स्वामी भक्त हो। कहने का मतलब है वो चाहता था कि भारत में अंग्रेजी शिक्षा दी जाए और इस प्रकार से दी जाए कि वो लोग केवल देखने में रंग रूप में तो भारतीय लगे, लेकिन उनकी जो सोच हो, जो उनके नैतिक आदर्श हो, वो बिल्कुल अंग्रेजों की तरह हो। यानी कि वो देखने में तो भारतीय हो लेकिन उनकी सोच क्या हो, बिल्कुल अंग्रेजों की तरह हो। इस तरीके से वो एक पूरा बाबू वर्ग भारत में बनाना चाहता था। चलिए देखते हैं, मैकाले ने अपने विवरण पत्र में लिखा था, हमें भारत में एक ऐसा वर्ग बनाना चाहिए जो रक्त और वर्ण में, यानी कि रक्त में और वर्ण में यानी कि रंग में भारतीय हो, किंतु रुचियों में, नैतिक आदर्शों और बुद्धि में बिल्कुल अंग्रेज हो। इस बात से यह स्पष्ट होता है कि मैकाले भारत में एक ऐसा वर्ग यानी कि बाबू वर्ग उत्पन्न करना चाहता था, जो पाश्चात्य सभ्यता का उपासक और ब्रिटिश शासन का भक्त बनकर अंग्रेजी राज्य की जड़ें मजबूत करने में सरकारी मदद कर सके। क्वेश्चन नंबर 20 है, वुड के आदेश पत्र में शिक्षा का माध्यम क्या निर्धारित किया गया था? तो अंग्रेजी तथा भारतीय भाषाएं। क्वेश्चन नंबर 21 है, यशपाल समिति की अध्यक्षता में गठित समिति का उद्देश्य क्या था? अधिगम की गुणवत्ता में सुधार करते हुए सभी स्तरों के स्कूली छात्रों, विशेषकर छोटे बच्चों पर पढ़ाई के बोझ को कम करने के उपायों के बारे में सलाह देना। क्वेश्चन नंबर 22 है, ऑपरेशन ब्लैक बोर्ड कि विद्यालयों को कौन कौन सी सुविधाएं प्रदान की गई थी? तो आपको पता है कि इस योजना के अंतर्गत प्रत्येक विद्यालय को निम्न सुविधाएं प्रदान की गई थी। इसमें आप देखिए, शिक्षक उपकरण, पाठ्यक्रम शिक्षक संदर्शिका, पाठ्य पुस्तक, कक्षा शिक्षण सामग्री, मानचित्र, ग्लोब, चार्ट, खेल सामग्री व खिलौने, विज्ञान किट, लघु यंत्र किट, पेचकस, प्लास, श्रव्य उपकरण, रेडियो, पुस्तकालय हेतु पुस्तकें, विद्यालय घंटी, संगीत उपकरण, ढोलक, तबला, हारमोनियम, शिक्षक के पास आकस्मिक खर्च हेतु धन, कक्षा कक्ष, शौचालय, चटाई, कुर्सी, शिक्षकों के लिए ब्लैक बोर्ड। इन सभी चीजों की यहाँ पर बात होती है किसमें? ऑपरेशन ब्लैक बोर्ड में। और ऑपरेशन ब्लैक बोर्ड के अंतर्गत आपको पता है कि कम से कम 2 कमरे और 2 शिक्षक की व्यवस्था है स्कूल में, आपको पता है। और स्कूल में एक छोटा सा बरामदा भी होना चाहिए और उनमें एक महिला शिक्षिका का होना बहुत जरूरी है। और ऑपरेशन ब्लैक बोर्ड योजना 1986 की राष्ट्रीय शिक्षा नीति के बाद 1987-88 में ये क्रियान्वित हुई थी। तो याद रखिएगा आप लोग, क्योंकि ये सभी क्वेश्चन एग्जाम में बार बार पूछे गए, इसीलिए जहां पर भी आते हैं मैं बार बार एक्सप्लेन कर देती हूँ ताकि आप लोगों को एग्जाम में सभी चीजें याद रहें। बहुत इंपॉर्टेंट दोस्तों कि आप लोग एग्जाम में बहुत बहुत अच्छे नंबर लेकर के आए। और जब आपने सभी विषयों को अच्छे से पढ़ लिया है, हर एक वीडियो को मैंने देख लिया है, तो आपको किसी प्रकार की कोई दिक्कत होगी भी नहीं एग्जाम में, क्योंकि बहुत अधिक चीजें आपको पढ़ा दी गई हैं। बस केवल और केवल अच्छे से जा करके आपको एग्जाम में कॉपी लिखनी है। कॉपी कैसे लिखनी है ये भी मैंने आपको बताया है बहुत ही अच्छे से। प्लीज आप लोग कॉपी कैसे लिखनी है आप लोग उसका वीडियो जरूर देख करके जाइएगा। आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स और कमेंट बॉक्स में लिंक मिल जाएगी। बहुत ही अच्छे से मैंने खुद कॉपी लिख करके आपको बताया है, तो वो वीडियो आपको देखना बहुत जरूरी है। क्वेश्चन नंबर 23 है, पी मोस्ट का पूरा नाम अंग्रेजी में लिखिए। तो पी मोस्ट का पूरा नाम है प्रोग्राम ऑफ मास ओरिएंटेशन फॉर स्कूल टीचर्स। क्वेश्चन नंबर 24 है, प्रथम चरण में डीपीईपी देश के कुल किन राज्यों में लागू की गई? तो 7 राज्यों के 42 जनपदों में प्रथम चरण में चयनित 7 राज्य थे, मध्य प्रदेश, असम, हरियाणा, महाराष्ट्र, कर्नाटक, तमिलनाडु व केरल। क्वेश्चन नंबर 25 है, ड्रॉप आउट के संदर्भ में डीपीईपी का क्या उद्देश्य था? ड्रॉप आउट की दर को 10% तक कम करना तथा धारण क्षमता को 90% तक बढ़ाना था। यही था डीपीईपी कार्यक्रम का उद्देश्य। क्वेश्चन नंबर 26 है, ईसीसीई शब्द संक्षेप का अंग्रेजी में पूरा नाम लिखिए। तो अर्ली चाइल्डहुड केयर एंड एजुकेशन, या इस तरीके से भी आप लिख सकते हो, अर्ली चाइल्ड केयर एंड एजुकेशन, तभी भी सही होगा। क्वेश्चन नंबर 27 है, प्रथम चरण में मध्याह्न भोजन योजना प्रदेश के कितने जनपदों एवं कितने विकास खंडों में लागू की गई? तो 38 जिलों एवं 248 विकास खंडों में संचालित की गई थी। क्वेश्चन नंबर 28 है, एनसीईआरटी के प्रमुख कार्य बताइए। तो अनुसंधान एवं नवाचार, आदर्श पाठ्यक्रम, राष्ट्रीय शिक्षा संस्थान, अध्यापक शिक्षा, विशेष शिक्षा और विस्तार सेवा। तो एनसीईआरटी राष्ट्रीय शैक्षिक अनुसंधान एवं प्रशिक्षण परिषद इसका फुल फॉर्म है, याद रखिएगा। क्वेश्चन नंबर 29 है, इंदिरा गांधी राष्ट्रीय मुक्त विश्वविद्यालय की स्थापना कब हुई? तो 20 सितंबर 1985 में इग्नू
विश्वविद्यालय जिसे हम कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 30 है, कलकत्ता मदरसा एवं बनारस संस्कृत कॉलेज की स्थापना किस उद्देश्य से की गई थी? दोस्तों, कलकत्ता मदरसे की स्थापना का मुख्य उद्देश्य इस्लाम धर्म तथा मुस्लिम कानूनों की शिक्षा देकर अंग्रेज न्यायाधीशों के लिए मुस्लिम सलाहकार तैयार करना था। कलकत्ता मदरसे की स्थापना की गई थी 1781 ईस्वी में वारेन हेस्टिंग्स के द्वारा। और बनारस संस्कृत विद्यालय की स्थापना या बनारस संस्कृत कॉलेज की स्थापना की गई थी 1791 में, यानी कि 1781 में कलकत्ता मदरसा की स्थापना और 1791 में बनारस संस्कृत विद्यालय की स्थापना की गई थी। इसका उद्देश्य मनुस्मृति पर आधारित हिंदू कानूनों की शिक्षा देकर अंग्रेज न्यायाधीशों के हिंदू सलाहकार तैयार करना था, यानी कि टोटल 10 साल का अंतर है दोनों में, याद रखिएगा। क्वेश्चन नंबर 31 है, मैकाले की शिक्षा नीति दोषपूर्ण होने के बावजूद इसका तत्कालीन भारतीय शिक्षा प्रणाली पर क्या दूरगामी प्रभाव पड़ा? दोस्तों, भारतीय शिक्षा के इतिहास में मैकाले का क्या योगदान रहा, इस विषय में विद्वानों में मतभेद है। कुछ विद्वान मैकाले को भारतीय शिक्षा के इतिहास में मार्ग प्रदर्शक मानकर चलते हैं। दूसरे विद्वानों के अनुसार मैकाले को भारत को दासता की जंजीर में जकड़ने के लिए उत्तरदायी मानते हैं। तो दादा भाई नौरोजी ने मैकाले की प्रशंसा करते हुए कहा था कि मैकाले भारत की उन्नति करना चाहता था, उसके इरादे नेक थे। उसने हमारी संस्कृति पर जो आरोप लगाए उनको हमें उदारता पूर्वक भूल जाना चाहिए। उसकी अज्ञानता के लिए हमें उसे क्षमा कर देना चाहिए। मैकाले के विषय में अग्रलिखित बातें ध्यान देने योग्य हैं। मैकाले को भारतीय शिक्षा का अग्रदूत माना जाता है। दोस्तों, ये कई बार एग्जाम में पूछा भी गया है कि किसे भारतीय शिक्षा का अग्रदूत मानते हैं, तो मैकाले को। वह पहला अंग्रेज विद्वान था जिसके विचारों से प्रभावित होकर एक ऐसी सरकारी नीति निर्धारित हुई जिससे प्राच्य पाश्चात्य विवाद समाप्त हो गया और आधुनिक अंग्रेजी शिक्षा की नींव पड़ी। मैकाले के विवरण पत्र से भारत के लिए प्राच्य पाश्चात्य ज्ञान विज्ञान का द्वार खुल गया, क्योंकि अंग्रेजी भाषा को माध्यम के रूप में स्वीकृत किए जाने पर पाश्चात्य वैज्ञानिक ज्ञान भारतीयों के लिए सुलभ हो गया। अंग्रेजी शिक्षा ने भारतीय जनता में समानता, स्वतंत्रता और बंधुत्व की भावनाएं उत्पन्न करके उसमें राजनैतिक जागृति उत्पन्न कर दी थी। यदि भारत में अंग्रेजी शिक्षा का प्रादुर्भाव न हुआ होता तो भारत में स्वतंत्रता संग्राम कभी न छिड़ता। मैकाले के विवरण पत्र में कुछ खामियां थी। उसकी सिफारिशों को मान लेने पर भारतीय जनता पर कुछ दुष्प्रभाव भी पड़े निश्चित रूप से, इसलिए मैकाले की कटु आलोचना भी की जाती है। क्वेश्चन नंबर 32 है, पूर्व प्राथमिक शिक्षा परियोजना के अंतर्गत शिशुओं के सर्वांगीण विकास हेतु कौन कौन सी योजनाएं चलाई जा रही हैं? तो इस स्तर के शिशुओं को पढ़ना लिखना और गिनती ही केवल ना सिखा करके बल्कि उनके सर्वांगीण विकास हेतु खेल, कहानी, गीत तथा अन्य रोचक क्रियाओं का आयोजन किया जाता है। क्वेश्चन नंबर 33 है, सर्व शिक्षा अभियान के सफल क्रियान्वयन हेतु सरकार द्वारा कौन कौन सी योजनाएं चलाई जा रही हैं? तो सर्व शिक्षा अभियान के अंतर्गत सरकार द्वारा चलाई जाने वाली योजनाएं हैं, आप प्रमुख रूप से देखिए। 2003 तक प्राथमिक विद्यालयों, शिक्षा गारंटी केंद्रों, वैकल्पिक और विद्यालय शिविरों में सभी बच्चों को प्रवेश कराना। सन 2007 तक सभी बच्चे कक्षा 5 तक की प्राथमिक शिक्षा पूरी कर लें। सन 2010 तक सभी बच्चे कक्षा 8 तक की शिक्षा पूरी कर लें। जीवन के लिए शिक्षा पर बल देते हुए संतोषप्रद गुणात्मक प्रारंभिक शिक्षा पर ध्यान केंद्रित करना। 2010 तक विद्यालयों में शिक्षार्थियों की सार्वभौमिक नियमित उपस्थिति सुनिश्चित करना। क्वेश्चन नंबर 34 है, कस्तूरबा गांधी आवासीय बालिका विद्यालयों की मॉनिटरिंग का क्या प्रावधान है? तो विद्यालय की नियमित मॉनिटरिंग जनपद स्तर पर डायट प्राचार्य की अध्यक्षता में गठित जिला शिक्षा समिति द्वारा किया जाता है। बहुत इंपॉर्टेंट है कि इसकी मॉनिटरिंग कौन करता है? जिला शिक्षा समिति। क्वेश्चन नंबर 35 है, भारत में निःशुल्क तथा अनिवार्य शिक्षा की उन्नति के मार्ग में मुख्य कठिनाई क्या है? दोस्तों, मुख्य कठिनाइयां चलिए देखते हैं क्या है। निःशुल्क तथा अनिवार्य शिक्षा में अग्रलिखित कठिनाइयां हैं: शासन की कमजोर नीति, राजनीतिक कठिनाइयां, प्राइमरी स्कूलों के प्रबंध तंत्र में एक रूपीय नीति का अभाव, ग्रामीण व शहरी क्षेत्रों में विकास की विभिन्नता, शिक्षकों का अभाव, अपव्यय व अवरोधन, आंकड़ों में भिन्नता, भौगोलिक कठिनाइयां, शिक्षण का निम्न स्तर और दोषपूर्ण पाठ्यक्रम। तो ये आप याद रखिएगा। क्वेश्चन नंबर 36 है,
जिला प्राथमिक शिक्षा कार्यक्रम की रणनीतियों के विषय में संक्षेप में लिखिए। दोस्तों इसकी रणनीतियां हैं, आप देखिए, बालिका शिक्षा को विशेष महत्व, विद्यालय की प्रभावकारिता बढ़ाने पर बल, वैकल्पिक शिक्षा का सुदृढ़ीकरण, सामुदायिक सहयोग तथा समानता पर बल और अध्यापक दक्षता में वृद्धि। क्वेश्चन नंबर 37 है, संपूर्ण साक्षरता अभियान की किन्हीं 3 विशेषताओं का उल्लेख कीजिए। तो इस अभियान की सफलता पूर्णतया जनता की अभिप्रेरणा एवं सामुदायिक सहयोग पर आधारित है। संपूर्ण साक्षरता अभियान लक्ष्योन्मुखी है, केवल नामांकन वृद्धि करना इसका उद्देश्य नहीं है। तीसरा है, यह परियोजना विशिष्ट क्षेत्रों में समयबद्ध एवं स्वैच्छिक संस्थाओं व्यक्तियों के आपसी सहयोग से परिणामोन्मुखी है। पॉइंट नंबर 4 है, संपूर्ण साक्षरता अभियान को संचालित करने के लिए जिला स्तर पर पंजीकृत समितियों को अनुमति प्रदान की गई है। पांचवा है, इस कार्यक्रम में बाह्य लक्ष्यों को सम्मिलित नहीं किया जाता है। दोस्तों यहाँ पर देखिए, इस कार्यक्रम में बाह्य लक्ष्यों को सम्मिलित नहीं किया जाता है, अपितु लक्ष्यों की पूर्ति स्थानीय स्तर पर सर्वे कराकर संपन्न की जाती है। क्वेश्चन नंबर 38 है, न्यूनतम अधिगम स्तर से आप क्या समझते हैं? तो न्यूनतम अधिगम स्तर 3 शब्दों के योग से बना है, जिसका अर्थ होता है न्यूनतम का। न्यूनतम शब्द का अभिप्राय कौशलता के उस अंश से है जो किसी निश्चित कक्षा के विद्यार्थियों द्वारा निश्चित समय में अर्जित किया जाता है। अधिगम का मतलब सीखना होता है, आपको पता है, सीखना अर्थात बालक के व्यवहार से ऐसे परिवर्तन जिससे वह स्वयं को समाज में समायोजित कर सके। स्तर का मतलब, स्तर शब्द का अभिप्राय उस स्थिति से है जिसमें निश्चित समय में उपलब्धि प्राप्त करना है। तो यहाँ पर आप देखिए, न्यूनतम अधिगम स्तर परिभाषा क्या हो गई? न्यूनतम अधिगम स्तर यह एक ऐसी प्रक्रिया है जिसमें यह निर्धारित किया जाता है कि बच्चे को अमुक या किसी निश्चित स्तर पर कम से कम कितना सीखना चाहिए। क्वेश्चन नंबर 39 है, महिला समाख्या कार्यक्रम क्या है? तो महिला समाख्या कार्यक्रम राष्ट्रीय शिक्षा नीति के अनुरूप महिला समाख्या योजना ग्रामीण क्षेत्रों में खासकर सामाजिक आर्थिक रूप से पिछड़े समूहों की महिलाओं की शिक्षा तथा उनके सशक्तिकरण के लिए 1989 में शुरू की गई थी। महिला समाख्या कार्यक्रम का उद्देश्य समानता हासिल करने के लिए महिलाओं की शिक्षा हेतु एक ऐसे माहौल का सृजन करना है जिसमें महिलाएं ज्ञान तथा सूचना प्राप्त कर अपने और अपने समाज के विकास में सकारात्मक भूमिका अदा करने के लिए सशक्त बने। इस समय यह कार्यक्रम 10 राज्यों यानी आंध्र प्रदेश, असम, बिहार, छत्तीसगढ़, झारखंड, कर्नाटक, केरल, गुजरात, उत्तर प्रदेश तथा उत्तराखंड के 126 जिलों में संचालित की जा रही है। क्वेश्चन नंबर 40 है, शिक्षा में अपव्यय एवं अवरोधन से आप क्या समझते हैं? बहुत ही सिंपल परिभाषा है। अपव्यय को ही हम क्या कहते हैं? ह्रास भी कहते हैं। तो अपव्यय या ह्रास का मतलब है कि बच्चा विद्यालय बीच में छोड़कर चला गया, मतलब, या फिर ये आप कहिए कि स्कूल खुला, मान लीजिए अप्रैल से सेशन चल रहा है, तो अप्रैल आया, मई आया, उसके बाद जून में गर्मी की छुट्टियां हो गई, फिर जुलाई अगस्त में वो अचानक स्कूल से गायब हो गया, यानी कि स्कूल उसने छोड़ दिया, बिल्कुल स्कूल आना ही बंद कर दिया। तो इसका मतलब है बच्चे का ह्रास होना, बच्चे का अपव्यय होना, या बच्चा ड्रॉप आउट हो गया या ड्रॉप आउट बच्चे की श्रेणी में आ गया। ऐसे बच्चे जो विद्यालय बीच में छोड़ करके चले जाते हैं वो ड्रॉप आउट बच्चे कहलाते हैं, या जिनका ह्रास हो जाता है, जिनका अपव्यय हो जाता है। और अवरोधन का मतलब क्या होता है? बच्चा एक ही कक्षा में एक से अधिक साल पढ़ता है, यानी कि वो उस कक्षा को पास करके अगली कक्षा में नहीं पहुंच पा रहा है, तो ये होता है अवरोधन। तो यहाँ पर देखिए आप, अपव्यय से हमारा तात्पर्य प्राथमिक शिक्षा पूरी किए बिना ही प्राथमिक शिक्षा के किसी स्तर से विद्यालय छोड़ देना है। इस प्रकार अपव्यय उम्र, श्रम, शक्ति, प्रयास तथा अभिभावकों के धन की क्षति होती है जो बालक के प्राथमिक शिक्षा के पूर्ण न करने के कारण होती है। अवरोधन से तात्पर्य बच्चों का एक कक्षा में 1 वर्ष से अधिक समय के लिए रुकना। भारत में एक बड़ी मात्रा में छोटे छोटे अबोध बालक एक ही कक्षा में 1 से अधिक वर्ष के लिए रुक जाते हैं, इसे हम क्या कहते हैं? अवरोधन। क्वेश्चन नंबर 41 है, हंसा मेहता समिति 1962 के प्रमुख सुझाव क्या हैं? तो चलिए देखते हैं क्या हैं। इनका सुझाव था कि लड़के लड़कियों की शिक्षा समान होनी चाहिए, अर्थात लिंग के आधार पर किसी प्रकार का कोई भेदभाव नहीं करना चाहिए, जो कि बिल्कुल सही है। क्वेश्चन नंबर 42 है, जिला प्राथमिक शिक्षा कार्यक्रम यानी कि डीपीपी डिस्ट्रिक्ट प्राइमरी एजुकेशन प्रोग्राम के कोई 2 कार्य बताइए। तो भौतिक एवं अकादमिक क्षेत्रों में क्षमता संवर्धन करना, प्राथमिक शिक्षा का विस्तार करना, और इसके अलावा विद्यालय में बच्चों का ठहराव बढ़ाना, उनके ह्रास अवरोधन में क्या करना? कमी लाना। अब देखिए परियोजना के उद्देश्यों में 6 से 11 वर्ष तक के सभी बच्चों को
100% विद्यालय सुविधा उपलब्ध कराना। यहाँ पर आप ध्यान दीजिएगा 6 से 11 वर्ष तक के बच्चों की बात की गई है डीपीईपी में। ये बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि एग्जाम में बहुविकल्पी में पूछता है तो बच्चे गलत लगा के आते हैं, बच्चे 6 से 14 वर्ष लगा के आ जाते हैं। लेकिन यहाँ पर 6 से 11 वर्ष तक के बच्चों की बात की गई है डीपीईपी परियोजना में। सामान्य वर्ग की तुलना में बालिकाओं तथा अपवंचित वर्ग के बच्चों का विद्यालयों में नामांकन धारण तथा संप्राप्ति को 5% तक कम करना। बेस लाइन सर्वे को आधार मानते हुए गणित तथा भाषा की संप्राप्ति स्तर में 25% तथा अन्य विषयों में 40% तक वृद्धि करना। क्वेश्चन नंबर 43 है, आरंभ में बेसिक शिक्षा परियोजना के अंतर्गत किन जनपदों का चयन किया गया था? तो यह योजना प्रारंभ में 10 जनपदों में चलाई गई। इलाहाबाद, इटावा, बांदा, सीतापुर, सहारनपुर, पौड़ी, बनारस, गोरखपुर, नैनीताल तथा अलीगढ़। क्वेश्चन नंबर 44 है, अभिनव बालिका शिक्षा परियोजना के कोई 2 उद्देश्य बताइए? तो नामांकन में वृद्धि करना और बालिकाओं को आर्थिक सबलता प्रदान करना। क्वेश्चन नंबर 45 है, राज्य शैक्षिक अनुसंधान एवं प्रशिक्षण परिषद के किन्हीं 2 कार्यों को बताइए? तो यहाँ पर SCERT की बात हो रही है। तो SCERT के क्या प्रमुख कार्य हैं? चलिए देखते हैं। प्रारंभिक स्तरीय शिक्षकों के लिए सेवा पूर्व एवं सेवारत प्रशिक्षण कार्यक्रमों का आयोजन करना, प्राथमिक एवं उच्च प्राथमिक कक्षाओं के लिए पाठ्यक्रम या पाठ्य पुस्तकों, शिक्षक संदर्शिकाओं एवं अन्य उपयोगी साहित्य का विकास करना, शोध सर्वेक्षण एवं नवाचार कार्यक्रमों का संचालन करना। क्वेश्चन नंबर 46 है, राष्ट्रीय शिक्षक शिक्षा परिषद NCT की स्थापना कब हुई थी? तो 17 अगस्त 1995 को NCT की स्थापना हुई थी। याद रखिएगा आप लोग, नेशनल काउंसिल फॉर टीचर एजुकेशन। क्वेश्चन नंबर 47 है, ब्रिज कोर्स से आप क्या समझते हैं? तो ब्रिज कोर्स से तात्पर्य है ऐसा कोर्स जो शिक्षा से वंचित या ड्रॉप आउट बच्चों को या ऐसे बालकों को जो किसी वजह से शिक्षा से जुड़ नहीं पाए हैं, उन्हें शिक्षा से जोड़ने के लिए ब्रिज कोर्स कराया जाए। क्वेश्चन नंबर 48 है, स्कूल रेडीनेस कार्यक्रम की विशेषताएं बताइए? तो स्कूल रेडीनेस कार्यक्रम की विशेषताओं में आप देखिए, यह कार्यक्रम उन लोगों के लिए बनाया गया है जो कक्षा 1 में सीधे प्रवेश करते हैं। कक्षा 1 के पहले पूर्व प्राथमिक शिक्षा का उन्हें किसी प्रकार का कोई भी अनुभव प्राप्त नहीं होता है। ऐसे बालकों को प्रारंभिक 6 सप्ताह से लेकर के 2 माह तक की अवधि तक बालकों को पूर्व प्राथमिक शिक्षा के अनुभव प्रदान किए जाते हैं और उन्हें विद्यालय के लिए तैयार किया जाता है। तो स्कूल रेडीनेस प्रोग्राम या विद्यालय के लिए तैयारी प्रोग्राम, इसमें 6 सप्ताह से लेकर के 2 माह तक बच्चों को पूर्व प्राथमिक की शिक्षा दी जाती है। ऐसे बच्चे जो सीधे स्कूल में आते हैं, कक्षा 1 में एडमिशन ले लेते हैं और वो कभी आंगनवाड़ी नहीं गए होते हैं, कभी उन्होंने पूर्व प्राथमिक की शिक्षा नहीं ली होती है। ठीक है, तो ऐसे बच्चों के लिए बनाया गया है। क्वेश्चन नंबर 49 है, मैकाले के निस्यंदन सिद्धांत से आप क्या समझते हैं? तो मैकाले का निस्यंदन सिद्धांत क्या है? ऑलरेडी मैं आपको बता चुकी हूँ कि समाज के उच्च वर्ग के मुट्ठी भर लोगों को शिक्षा दी जाए और ये शिक्षा समाज के जनसाधारण वर्ग तक छन छन करके पहुंचे। आप देखिए, इस सिद्धांत के अनुसार शिक्षा की व्यवस्था केवल उच्च वर्ग के व्यक्तियों के लिए ही की जाए, जहां से वह स्वतः ही धीरे धीरे छन छन कर निम्न वर्ग तक पहुंचेगी। छनाई से तात्पर्य किसी द्रव का छन छन कर नीचे जाने से है। शिक्षा के क्षेत्र में निस्यंदन या छनाई से तात्पर्य समाज के उच्च वर्ग को दी गई शिक्षा का कालांतर में निम्न वर्ग तक पहुंचने से है। क्वेश्चन नंबर 50 है, प्राथमिक शिक्षा के संबंध में वुड डिस्पैच की संस्तुतियां क्या हैं? तो इस घोषणा पत्र द्वारा प्रथम बार यह अनुभव किया गया कि भारतीयों की शिक्षा का दायित्व सरकार पर है। दूसरा है, शिक्षा में छनाई के सिद्धांतों को अस्वीकार कर दिया गया, यानी कि लॉर्ड मैकाले का जो छनाई का सिद्धांत था उसे अस्वीकार कर दिया गया और जन शिक्षा के प्रसार पर बल दिया गया। तीसरा है, शिक्षा प्राप्ति के लिए निर्धन छात्रों को छात्रवृत्तियां देने की सिफारिश की गई। क्वेश्चन नंबर 51 है, जिला शिक्षा एवं प्रशिक्षण संस्थान यानी कि डाइट की स्थापना किस शिक्षा आयोग की संस्तुति पर हुई? आपको अच्छे से पता है कि 1986 की राष्ट्रीय शिक्षा नीति द्वारा निर्धारित रणनीति के अंतर्गत अक्टूबर 1987 में प्रत्येक जिला स्तर पर जिला शिक्षा एवं प्रशिक्षण संस्थानों यानी कि डाइट की स्थापना की गई। क्वेश्चन नंबर 52 है, संविधान के अनुच्छेद 21A के भाग 3 के अंतर्गत मूल अधिकार में क्या निहित है? अनुच्छेद 21A के भाग 3 के अंतर्गत मूल अधिकार में निम्न बात निहित है, राज्य को 6 से 14 वर्ष तक के सभी बच्चों को निःशुल्क तथा अनिवार्य शिक्षा उपलब्ध करानी होगी। आपको पता है कि अनुच्छेद 21A में क्या लिखा है? ये राज्य का दायित्व है कि 6 से लेकर के 14 वर्ष तक के प्रत्येक बच्चे को निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा जो उसका मौलिक अधिकार है वो उसको प्राप्त हो। तो याद रखिएगा आप लोग, ऑलरेडी मैं बता चुकी हूँ। और निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा की बात किस धारा में की गई है? धारा 45 में की गई है, ये भी मैं बार बार आपको बता चुकी हूँ। क्वेश्चन नंबर 53 है,
बाल शिक्षा अधिकार अधिनियम के अंतर्गत निजी ट्यूशन की छूट है? तो ऑलरेडी मैं बताई हूँ अभी कि निजी ट्यूशन की छूट नहीं है। अब आप देखिए ये क्वेश्चन सिंपल सा क्वेश्चन है, ये 2 बार पूछा जा चुका है, जिसका आंसर केवल हाँ या नहीं में है। तो इसलिए आप जितने भी क्वेश्चन एग्जाम में पूछे गए हैं उन सभी को अच्छे से तैयार करके जाइए। एग्जाम के आखिरी दिनों में ये सब आपके बहुत बहुत काम आने वाले हैं एग्जाम में। क्वेश्चन नंबर 54 है, कलकत्ता मदरसा की स्थापना कब और किसने की थी? ऑलरेडी मैं आपको बता चुकी हूँ कि कलकत्ता मदरसा की स्थापना 1781 में गवर्नर जनरल वारेन हेस्टिंग्स ने की थी। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 55 है, मिशन स्कूलों की 4 विशेषताएं बताइए या मिशनरी स्कूलों की 4 विशेषताएं बताइए। तो पहला है कक्षा शिक्षण प्रणाली प्रारंभ करने का श्रेय इन्हीं को जाता है। दूसरा है आधुनिक शिक्षण विधियों का प्रयोग किया जाता है। तीसरा है प्राथमिक स्कूलों में शिक्षा का माध्यम भारतीय भाषाएं थी। और चौथा है इन स्कूलों में ईसाई धर्म की शिक्षा अनिवार्य रूप से दी जाती थी। क्वेश्चन नंबर 56 है, शिक्षा में छनाई सिद्धांत से क्या आशय है? शिक्षा के क्षेत्र में निस्यंदन या छनाई से तात्पर्य समाज के उच्च वर्ग को दी गई शिक्षा को कालांतर में निम्न वर्ग तक पहुंचने से है। इतनी बार मैं छनाई का सिद्धांत आपको बता चुकी हूँ कि आप लोगों को कुछ नहीं लिखना है, समाज के उच्च वर्ग के लोगों को शिक्षा देना और वही उच्च वर्ग के लोगों को दी गई शिक्षा कालांतर में निम्न वर्ग तक पहुंचेगी धीरे धीरे या छन छन करके। यही है छन्नीकरण का सिद्धांत और जिसने दिया था उसका नाम है लॉर्ड मैकाले। क्वेश्चन नंबर 57 है, लॉर्ड कर्जन की शैक्षिक नीतियों में शिमला शिक्षा सम्मेलन 1901 बताइए। सन 1901 में लॉर्ड कर्जन ने शिमला में एक गुप्त शिक्षा सम्मेलन बुलाया था। कहां पर? शिमला में। इस सम्मेलन का प्रमुख उद्देश्य भारतीय शिक्षा का पुनर्गठन और सुधार करना था। इस सम्मेलन में 150 प्रस्ताव पारित किए गए थे जो कि शिक्षा नीति संबंधी सरकारी प्रस्ताव और कर्जन की शिक्षा नीति के आधार पर बने। इस नीति के अंतर्गत भारतीय विश्वविद्यालय आयोग को नियुक्त किया गया। इसके पश्चात 11 मार्च 1904 को लॉर्ड कर्जन ने अपनी शिक्षा नीति को एक सरकारी प्रस्ताव के रूप में प्रकाशित कराया। 11 मार्च 1904 को। क्वेश्चन नंबर 58 है, राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1992 में राष्ट्रीय शिक्षा व्यवस्था के विषय में क्या कहा गया? तो संपूर्ण भारत में शैक्षिक संरचना एक समान होनी चाहिए। यह शैक्षिक संरचना 10+2+3 के आधार पर होनी चाहिए और इसे सभी राज्य अपने अपने यहाँ लागू कर दें। शिक्षा की राष्ट्रीय प्रणाली राष्ट्रीय पाठ्यक्रम संरचना पर आधारित होनी चाहिए। क्वेश्चन नंबर 69 है, शिक्षा बिना बोझ के नामक शीर्षक किसके रिपोर्ट में प्रस्तुत की गई? आपको अच्छे से पता है कि यशपाल समिति की रिपोर्ट में प्रस्तुत की गई जो कि 1993 में प्रकाशित हुई थी और 1992 में इन्होंने ये समिति गठित की गई थी। इन्होंने अपना कार्य करना शुरू किया था। क्वेश्चन नंबर 60 है, NCFTE 2009 क्या है? तो शिक्षक शिक्षा हेतु राष्ट्रीय पाठचर्या की रूपरेखा 2009 शिक्षक शिक्षा हेतु एक नवीन दस्तावेज है जिसका मुख्य उद्देश्य योग्य पेशेवर और मानवीय मूल्यों से युक्त शिक्षकों को तैयार करना है। क्वेश्चन नंबर 61 है, ऑपरेशन ब्लैक बोर्ड योजना के अंतर्गत प्रत्येक विद्यालयों को दी जाने वाली किन्हीं 4 वस्तुओं के नाम लिखिए। तो शिक्षक उपकरण, पाठ्यक्रम, शिक्षक संदर्शिका, पाठ्य पुस्तक। दूसरा है कक्षा शिक्षण सामग्री यानी कि मानवीय सामग्री, ग्लोब, चार्ट, खेल सामग्री व खिलौने, विज्ञान किट, गणित किट, यही सब चीजें ऑपरेशन ब्लैक बोर्ड योजना के अंतर्गत मिली हुई हैं। क्वेश्चन नंबर 62 है, पी मोस्ट क्या है? तो यह सेवारत अध्यापकों का विस्तृत अभिविन्यास कार्यक्रम है। इसका उद्देश्य राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1986 की मूल संस्तुतियों से अवगत कराना है। क्वेश्चन नंबर 63 है, एसओपीटी का पूरा नाम क्या है? तो एसओपीटी का पूरा नाम है प्राथमिक शिक्षकों का विशेष अनुस्थापन कार्यक्रम। क्वेश्चन नंबर 64 है, NPEGEL प्राथमिक स्तरीय राष्ट्रीय बालिका शिक्षा योजना यानी कि नेशनल प्रोग्राम ऑफ एजुकेशन फॉर गर्ल्स एट एलिमेंट्री लेवल सर्व शिक्षा अभियान के अंतर्गत यह एक ऐसा कार्यक्रम है जिसका उद्देश्य कक्षा 1 से 8 तक की बालिकाओं को शिक्षा के सार्वभौमिकरण के लिए अतिरिक्त सुविधाएं प्रदान करना है। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 65 है, जिला प्राथमिक शिक्षा कार्यक्रम DPEP किस बैंक की वित्तीय सहायता से संचालित किया गया? तो विश्व बैंक की सहायता से। क्वेश्चन नंबर 66 है, राष्ट्रीय बाल श्रम परियोजना का क्या उद्देश्य है? तो इस परियोजना का मुख्य उद्देश्य बाल श्रमिकों का पुनर्वास तथा बाल श्रम समस्या का पूर्ण रूप से उन्मूलन करना है। क्वेश्चन नंबर 67 है, स्वतंत्रता के समय भारत में साक्षरता कितने % थी? तो स्वतंत्रता के समय भारत की साक्षरता दर 14%
थी जो बढ़कर 74% हो गई है। कहीं कहीं आपको 12% भी मिलेगा तो कंफ्यूज मत होइएगा। मैं बार बार आपको बता चुकी हूँ कि आपको कहीं कहीं 12% भी मिलेगा तो वो भी सही है और 14% भी बिल्कुल सही है। क्वेश्चन नंबर 68 है, लॉर्ड मैकाले ने अपने विवरण पत्र में भारत में शिक्षा का क्या उद्देश्य बताया? तो लॉर्ड मैकाले ने अपने विवरण में भारत में शिक्षा का उद्देश्य बताया अंग्रेजी शिक्षा के माध्यम से यूरोपीय आवश्यक सुविधाओं को सुलभ कराना। क्वेश्चन नंबर 69 है, पोषाहार वितरण योजना में कितने कैलोरी ऊर्जा बालकों को देने की व्यवस्था है? तो सबसे पहले आप ये जानिए कि पोषाहार वितरण योजना शुरू कब की गई या मिड डे मील योजना शुरू की गई? 15 अगस्त 1995 को पूरे देश में शुरू कर दी गई, लागू कर दिया गया था और 450 कैलोरी देने की व्यवस्था की गई है प्रत्येक बच्चे को। इस योजना के तहत न्यूनतम 200 दिनों हेतु निम्न प्राथमिक स्तर के लिए प्रतिदिन 300 कैलोरी ऊर्जा और 8 से 12 ग्राम प्रोटीन तथा उच्च प्राथमिक स्तर के लिए न्यूनतम 100 कैलोरी ऊर्जा एवं 20 ग्राम प्रोटीन देने का प्रावधान है। क्वेश्चन नंबर 70 है, एनसीएफ 2005 का अस्तित्व किस रिपोर्ट के आधार पर आया? तो 1986 की शिक्षा नीति जो कि 1993 में संशोधित हुई। एनसीएफ 2005 का अस्तित्व 1993 में 1986 की संशोधित शिक्षा नीति के से अस्तित्व में आया। क्वेश्चन नंबर 71 है, शिक्षा के सार्वभौमिकरण से आप क्या समझते हैं या शिक्षा के सार्वभौमिकरण से क्या आशय है? तो शिक्षा का सार्वजनिकरण या लोक व्यापीकरण या सार्वभौमिकरण का शाब्दिक अर्थ है शिक्षा का किसी निश्चित स्तर तक सभी लोगों के लिए अनिवार्य एवं निःशुल्क रूप से उपलब्ध हो, यानी कि कोई भी वस्तु जो सभी लोगों के लिए समाज के सभी वर्गों को समान रूप से दी जाए वही क्या होती है? सार्वभौमिकरण। क्वेश्चन नंबर 72 है, बाल अधिकारों की घोषणा कब की गई? संयुक्त राष्ट्र संघ ने बाल अधिकारों की घोषणा 20 नवंबर 1989 को की थी। इस घोषणा का मूल उद्देश्य विश्व के समस्त बालकों हेतु मूलभूत मानवीय अधिकारों को सुनिश्चित करना था। क्वेश्चन नंबर 73 है, पी मोस्ट कार्यक्रम का पूरा नाम लिखिए। तो पी मोस्ट कार्यक्रम का पूरा नाम प्रोग्राम ऑफ मास ओरिएंटेशन फॉर स्कूल टीचर्स। क्वेश्चन नंबर 74 है, संपूर्ण साक्षरता अभियान का प्रेरक वाक्य क्या है? तो संपूर्ण साक्षरता अभियान का प्रेरक वाक्य है एक पढ़ाए एक। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 75 है, एनसीईआरटी के प्रमुख कार्य बताइए। तो एनसीईआरटी के प्रमुख कार्यों में अनुसंधान और नवाचार, आदर्श पाठ्यक्रम, राष्ट्रीय शिक्षा संस्थान, अध्यापक शिक्षा, विशेष शिक्षा और विस्तार सेवा विभाग और विज्ञान किट, इन सभी की व्यवस्था करना। क्वेश्चन नंबर 76 है, डीपीईपी का प्रारंभ किस योजना के आधार पर किया गया? तो संशोधित राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1992 के अनुसरण में शिक्षा को सर्वसुलभ बनाने के लिए विश्व बैंक इसमें अपनी सहायता देता है। क्वेश्चन नंबर 77 है, भारत में निःशुल्क एवं अनिवार्य शिक्षा की उन्नति में मुख्य कठिनाइयां क्या हैं? तो मुख्य कठिनाइयों में है सुविधाओं की सार्वभौमिकता का अभाव है, नामांकन की सार्वभौमिकता का अभाव और शिक्षा को बीच में छोड़ने की सार्वभौमिकता है। तो इस तरीके से ये सब प्रमुख रूप से बाधा है निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा में। इसके अलावा अगर देखा जाए प्रमुख रूप से गरीबी, भूखमरी, इस तरीके की चीजें भी निःशुल्क एवं अनिवार्य बाल शिक्षा में की उन्नति में बाधा पहुंचाती हैं। तो इस तरीके से दोस्तों यहाँ पर जितने भी क्वेश्चन मैंने पढ़ाए हैं, अगर आप एग्जाम में बढ़िया से इनको दोहरा करके चले जाते हैं, इसका रिवीजन अच्छे से करके चले जाते हैं, तो आपका कोई भी अतिलघुत्तरी क्वेश्चन या बहुविकल्पी क्वेश्चन भी एग्जाम में मिस नहीं होगा। ऑलरेडी बहुविकल्पी क्वेश्चन भी मैंने इसी तरीके से पढ़ाया है, अगर आपने नहीं देखा तो उसको भी देख लीजिए। दोस्तों एग्जाम में कॉपी कैसे लिखनी है ये बहुत जरूरी है, इसको आप जरूर देख लीजिएगा। बहुत ही अच्छे से मैंने कॉपी लिख करके बताया है। और सबसे इंपॉर्टेंट चीज, हर एक विषय का एक ऐसा वीडियो बनाया है जिसमें मैंने उस विषय को पूरा फुल सिलेबस 1 घंटे के अंदर कंप्लीट कर दिया है। बहुत ही अच्छे से आसान भाषा में मैंने लिख करके बनाया है। तो अगर आप में से किसी भी प्रशिक्षु ने उस वीडियो को नहीं देखा तो प्लीज आप लोग उस वीडियो को देखिए, क्योंकि उस वीडियो को देखने से आप लोगों को बहुत बहुत लाभ होगा। एक ही वीडियो में पूरा सिलेबस खत्म कर दिया है, खासकर फर्स्ट पेपर, सेकेंड पेपर बहुत अच्छे से पढ़ाया है, थर्ड पेपर विज्ञान भी पूरा कंप्लीट किया है। सभी वीडियोस मैंने खुद अपने हाथों से लिख करके हैंड रिटन नोट्स के माध्यम से बनाए हैं, तो आप लोगों को समझने में भी बहुत आसानी होगी। तो आप लोग उन वीडियोस को देखिएगा और अपनी तैयारी अगर आप बेहतर करना चाहते हैं तो आपको हमारे चैनल टारगेट यूपी टेट सीटेट से बेहतर चैनल कोई नहीं मिलेगा, क्योंकि हम लोगों ने आप लोगों के सभी विषयों को पहले सभी विषयों का अच्छे से आप लोगों को पता है कि हैंड रिटन नोट्स के माध्यम से नोट्स बनवाया, पूरा राजन सीरीज पढ़ाया, पूरा पवन सीरीज पढ़ाया, 5 ईयर के क्वेश्चन पेपर सॉल्व करवाए प्रीवियस ईयर। उसके बाद एक वीडियो ऐसा बनाया कि जिसको पढ़ करके आप पूरे सिलेबस को अच्छे से दोहरा सकते हैं, समझ सकते हैं। और अब यहाँ पर इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस की सीरीज भी हम लेकर के आ रहे हैं जो बिल्कुल एग्जाम में आपके पूछे जाने वाले क्वेश्चंस हैं। तो इस तरीके से
पूरी उम्मीद है दोस्तों, अगर आप हमारे चैनल से पढ़ करके जाते हैं तो आपको बहुत बहुत अच्छे नंबर मिलेंगे। आपको सभी विषयों की लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स और कमेंट बॉक्स में मैं दे देती हूँ, और यहाँ पर आई बटन पर भी क्लिक करके आप सभी विषयों को देख सकते हैं और अपनी तैयारी को बहुत बहुत बेहतर बना सकते हैं। और दोस्तों, कहीं भी आपको किसी प्रकार की समस्या है तो आप हमसे हमसे पूछिए या हमें बताइए। और आपको अगर कोई भी वीडियो ढूंढने में दिक्कत हो रही है या आपको कोई वीडियो मिल नहीं रही है तो उसका भी लिंक हम आपको प्रोवाइड कराएंगे। आप लोगों को किसी प्रकार की कोई भी समस्या तो हमसे बताइए। हमने पूरी कोशिश की है कि आप लोग एग्जाम में टॉप करके आओ, इतना हमने पढ़ा दिया है। अगर आप हमारे चैनल से पढ़ करके जाते हो दोस्तों तो निश्चित रूप से आप एग्जाम में बहुत बहुत अच्छा स्कोर करोगे। तो दोस्तों, अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज सब्सक्राइब कर दीजिए और बगल में घंटी का निशान होगा उसको भी प्रेस कर दीजिएगा, ताकि जो भी वीडियोस हम बनाते हैं उन सभी का नोटिफिकेशन आप लोग के पास समय से जाए और आप हमारे सभी वीडियोस को ऐसे ही देखते रहें। एक बार फिर से आप सभी लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक अपना ख्याल रखिएगा, अपने परिवार का ख्याल रखिएगा और ऐसे ही हमारे चैनल से बने रहिएगा। जय हिंद दोस्तों।